लेकिन यह सिर्फ एक चिकित्सा घोषणा नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक विस्फोट की शुरुआत थी। सरकार को यह पूरी तरह अंदाजा था कि अगर यह खबर तुरंत सार्वजनिक हुई तो देश भर में हालात बेकाबू हो सकते हैं। इसलिए शाम तक इस खबर को आधिकारिक रूप से रोके रखा गया। राजीव गांधी को तत्काल दिल्ली बुलाया गया और उसी शाम उन्हें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। सत्ता का यह परिवर्तन इतनी जल्दी हुआ कि देश को शोक मनाने का मौका भी नहीं मिला और इसी खालीपन में अफवाहें, गुस्सा और डर फैलने लगे। जैसे ही इंदिरा गांधी की हत्या की खबर आम लोगों तक पहुंची, दिल्ली और देश के कई हिस्सों में भावनाएं नियंत्रण से बाहर होने लगी। यह गुस्सा धीरे धीरे सिख समुदाय के खिलाफ हिंसा में बदल गया, जिसे रोकने में प्रशासन पूरी तरह नाकाम रहा। कई जगहों पर भीड़ ने सिखों को निशाना बनाया, घर जलाए गए, दुकानें लूटी गईं और निर्दोष लोगों की जान चली गई। यह हिंसा स्वतः स्फूर्त भी थी और कई जगहों पर संगठित भी, लेकिन इसका सबसे भयावह पहलू यह था कि इसमें मारे जाने वाले लोग उस हत्या से जुड़े नहीं थे जिसकी वजह से यह सब भड़का था। आने वाले दिनों में हजारों सिखों की जान गई। यह वह अध्याय था जिसने भारत के लोकतांत्रिक और नैतिक चरित्र पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। उधर जांच एजेंसियों ने इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश की परतें खोलनी शुरू की। सतवंत सिंह और कहर सिंह पर मुकदमा चला, सबूत सामने आए और अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया। लेकिन कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी देश के भीतर एक असहज सन्नाटा बना रहा, क्योंकि यह साफ हो चुका था कि इंदिरा गांधी की मौत किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि वर्षों से चले आ रहे राजनीतिक फैसलों, गलत आकलनों और सामाजिक दरारों का परिणाम थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार का फैसला, उसके बाद का अविश्वास, सुरक्षा चेतावनियों की अनदेखी और अंततः वह सुबह, यह सब एक दूसरे से ऐसे जुड़े थे कि किसी एक कड़ी को अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। इंदिरा गांधी का जीवन सत्ता, नियंत्रण और विरोध से भरा रहा और उनकी मौत उसी संघर्ष का अंतिम अध्याय बन गई। लेकिन इस कहानी का सबसे कड़वा सच यह है कि उनकी हत्या के बाद जो हुआ, उसने यह साबित कर दिया कि हिंसा कभी एक ही जगह नहीं रुकती, वह आगे बढ़ती है, निर्दोषों को कुचलती है और इतिहास